Okay, students, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we studied about Nepal and Sri Lanka, areas of cooperation with India, of Nepal and Sri Lanka, and issues and dispute with both the countries. Now moving on to Afghanistan. India has invested in institution and infrastructure building in Afghanistan that won lot of trust in the hearts of Afghans. इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ के इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में अफगानिस्तान के, और इसी की वजह से यहाँ के जो अफगान्स हैं यानी कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके दिलों में काफी ट्रस्ट है इंडिया को लेकर के. India's scholarship to Afghan students aimed at fulfilling and supporting for building their respective human resource domain. India's cooperation with Afghanistan in economic, social and human resource development is very prominent and progressive. अब यहाँ पर इंडिया ने स्कॉलरशिप भी दे रखी है, काफी अफगान के बच्चे जो है यहाँ आकर के हमारे यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी उनका उनकी चीजों को सपोर्ट किया है, उनके ह्यूमन रिसोर्स जो है एज इन ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के काफी डेवलप किया है. और इंडिया ने एज इन, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद में आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि यहाँ के जो इंसान है उनको भी रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है. और वो कैसे किया जा सकता है, जब आप उनको इकोनॉमिकली, सोशली अलग अलग लेवल पे डेवलप करोगे तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम किए जाएंगे. अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, पहले तो उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में कि कितने 60 अबव सीनियर सिटीजन हैं, कितने 20 बिलो बच्चे हैं, कितने जो है मिड एज यूथ जो है वो कितना है. तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है. फिर ये देखा जाता है कि इनमें से जो यूथ है उनका अमाउंट कितना है, कितने परसेंटेज में इंडिया में यूथ जो जनरेशन है वो है, और कितने उनमें से एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड है. जो एजुकेटेड है वो देश के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम में आते हैं. तो यहाँ पे भी यही चीज है. यहाँ पे भी यही चीज है जो काम में आती है. एज इन यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि उस देश के लोगों को उन्होंने डेवलप किया है इकोनॉमिकली, सोशली, एज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनका किया है जो काफी प्रोमिनेंट और प्रोग्रेसिव रहा है. Working under strategic partnership agreement has paved the way for development over the years. अब यहाँ पर काम जो किया गया है बेसिकली वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत किया गया है, जहाँ पर एक सही रास्ता बना है डेवलपमेंट को लेकर के पिछले बीते कुछ सालों से. ये तीनों पॉइंट्स जो है इनमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. Then No, ma'am. fourth point, bilateral trade between India and Afghanistan has been on the rise, reaching 358 million for the fiscal year April 2007 to March 2008. India hopes its investment in the Iranian port at Chabar will allow it to gain trading access to Afghanistan bypassing Pakistan. अब यहाँ पे bilateral trade भी हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो पहुंच गया है 358 मिलियन तक, ठीक है, अप्रैल मार्च से मार्च 2008 तक. और इंडिया जो है वो काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है ईरानियन पोर्ट के अंदर, और वो उम्मीद कर रहा है कि इसको ईरानियन पोर्ट जो है छबर के अंदर, वहां पर इनको ज्यादा और अच्छा एक्सेस मिल जाए, जिससे ये अफगानिस्तान में इजीली ट्रेड कर पाए और पाकिस्तान को सरपास साइड में पास करके ये चीज हो पाए. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं अफगानिस्तान के साथ में, एज इन कुछ इश्यूज जो है वो आए हैं. Wait a minute, students. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let me just. Okay, India faced many security challenges from the Taliban. इंडिया ने काफी ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करे हैं तालिबान का आपको पता ही है. जैसे आपने
10th और 11th के अंदर भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का ज्यादा हक हुआ करता था, एज एन कि वो काफी कंट्रोल करते थे। 90% अफगानिस्तान जो है उसको कंट्रोल किया करते थे पिछले कुछ सालों में। ठीक है, धीरे धीरे उनका वो कंट्रोल कम हुआ है। तो इंडिया को काफी सिक्योरिटी चैलेंजेस झेलने पड़े हैं तालिबान की तरफ से। ठीक है, 1990s के दौरान India faced many security challenges from the Taliban in Afghanistan during 1990s. Afghanistan has raised and supported several militant groups such as Lashkar-e-Taiba, Harkat-ul-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, and Harkat-ul-Jihad al-Islami, among others, which operate in India. अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग, अब क्योंकि हर देश के अंदर अलग अलग किस्म के लोग होते ही हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग किस्म के लोग रहे हैं जिन्होंने पनाह दे रखी है अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी लोगों को, जो जिसकी वजह से इंडिया को काफी सिक्योरिटी लेवल पे खतरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो आतंकी हैं, उनको सपोर्ट जो करने वाले वो हैं, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं जो है तो अफगानिस्तान के, लेकिन उनके जो ऑपरेटर हैं वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर एक तरीके से तबाही करते हैं। उनमें नाम दिए गए हैं, इनके नाम थोड़े से याद रखिएगा। लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-अंसार, ठीक है, और हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी। On the Kashmir issue, Afghanistan has not publicly supported India. कश्मीर इशू पे कभी भी अफगानिस्तान ने इंडिया को खुल करके सपोर्ट नहीं किया है। India has not entered the debate on the Durand Line, और Durand Line करके जो एक पॉइंट है, एक मैटर है, उस पे इंडिया ने कभी डिबेट नहीं किया। यानी कि अब क्या होता है, जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना, तो आप कौन से देश को किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हो, ओपनली कैसे सपोर्ट कर रहे हो या ओपनली नहीं कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, इन चीजों को बहुत मैटर रखा जाता है। उससे जज करा जाता है कि भाई उस देश के जो दूसरा देश जिसके बारे में वो अगर तारीफ कर रहा है या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उससे जज किया जाता है कि उनके रिलेशंस किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स तो थे कॉपरेशन वाले, और ये पॉइंट्स थे डिस्प्यूट और इशू वाले। अफगानिस्तान वाली चीज में अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. What about others? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब आते हैं मालदीव्स। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं मालदीव और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मालदीव्स। A technical agreement on sharing white shipping information between the Indian Navy and the Maldives National Defense Forces was also signed. एक technical agreement हुआ था जिसमें white shipping information जो है वो साइन की गई थी इंडियन नेवी और मालदीव की जो डिफेंस फोर्स है उसके बीच में। अब क्या होता है कि आपके जो नेबर्स होते हैं उनके बीच में काफी सारे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली चीज बेसिकली होती है, और उसके साथ में ये एक दूसरे को मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं उनका भी एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, तभी तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली चीज को ये पूरी तरह फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है। दूसरा पॉइंट, बोथ लीडर्स वेलकम द साइनिंग ऑफ 800 million लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट इन मार्च 2019 फॉर असिस्टिंग द मालदीव्स टू अचीव सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दोनों ही जो लीडर्स हैं, लीडर्स की फोटो दे रखी है, उन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट, मार्च 2019 में साइन किया गया था, और इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है 800 मिलियन का, जिसमें ये चीज है कि भाई कि मालदीव्स को असिस्ट करेगा इंडिया कि वो जिस तरीके से सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर पाए, क्योंकि मालदीव्स जो है वो एक बेसिकली बहुत सारे आइलैंड्स वाला एक नेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, इतना छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी प्लेजिंग हिज गवर्नमेंट्स फुल सपोर्ट टुवर्ड्स डीपनिंग द मल्टीफेसेटेड म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है वो बेसिकली यहाँ की सरकार जो है वो सपोर्ट करती है पूरी तरीके से कि यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम, एक तरीके से आप समझिए कि हर एक लेवल पे इंडिया जो है सपोर्ट करेगा। दोनों के बीच में बेनिफिशियल पार्टनरशिप है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो भी सपोर्ट करेगा और इंडिया भी सपोर्ट करेगा, दोनों की भलाई होगी। ये तो 3 पॉइंट्स हैं इनके कॉपरेशन वाले। अब आ जाओ डिस्प्यूट पर। डिस्प्यूट वाला पॉइंट में सबसे वाला पॉइंट है टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड स्मॉल दी सेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट पर कैपिटा
सेंड टू ISIS। अब यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो ये है कि ये एक ऐसा नेशन है जो टेररिस्ट जो है वो भेजता है ISIS को, और यहाँ पे ये रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता है, एज इन की जो टेररिस्ट वाली चीज होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उसको सपोर्ट करता है। तो ये कई ज्यादा अमाउंट में सबसे ज्यादा टेररिस्ट यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्प्यूट का। दूसरा पॉइंट है मालदीव्स। वेट अ मिनट, सेकेंड है मालदीव्स हैड गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। फर्स्ट पॉइंट को अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट को अग्री करते हुए सेकंड पॉइंट ये है कि मालदीव्स के बहुत अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से। The third point, in 2017, Maldives had asked India to withdraw 2 helicopters, that is, advanced flight helicopters, operating in Maldives. अब 2017 के अंदर मालदीव जो है उन्होंने बोला इंडिया को कि आप अपने 2 जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बहुत ही लाइट हेलीकॉप्टर्स थे, ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, वो उड़ रहे थे, वो ऑपरेट कर रहे थे मालदीव्स में, आप उनको वहां से हटा लीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट है मालदीवियन अथॉरिटी रिफ्यूज टू एक्सटेंड वीजास ऑफ 26 इंडियन नेवी पर्सनल एंड एस्टिमेटेड 2000 इंडियन एप्लीकेंट्स फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर डिनाइड वीजा बाय मालदीव्स इन 2017। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर मालदीवियन अथॉरिटी जो थी उन्होंने 26 इंडियन नेवी पर्सनल व्यक्ति जो थे पर्सनल, उनको उनका वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। और करीब 2000 इंडियन एप्लीकेंट्स जो थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज जिनको मिल रही थी, उनके वीजा को अग्री करने से मना कर दिया था। ये बात है तब 2017 की। तो ये मालदीव्स के साथ हमारे रिश्तों को भी बताता है और कुछ अच्छी जो चीजें हैं उनको भी बताता है। अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान इमर्ज्ड एज एन इस्लामिक नेशन इन 1947 में इस्लामिक नेशन की तरह निकल के आया है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था तो जनरल अयूब खान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हेड की तरह निकल के आए थे। बट अ मिलिट्री टेक ओवर हैपेंड वंस अगेन अंडर जनरल याह्या खान। ड्यूरिंग याह्याज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस। एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था यहाँ पर जब यहाँ के जनरल याह्या खान जो है वो पाकिस्तान पे रूल करने लगे थे। जब यहाँ बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था तब की बात है, तब उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power from 1971 to 77. उसके बाद में इलेक्शन करवाए गए यहाँ पर, और वो हुए थे किसकी लीडरशिप के अंदर? जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप के अंदर, और फिर वो पावर में आए थे। ठीक है, 71 से 77 तक उन्होंने रूल किया। भुट्टो वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। उनको हटाया किसने? जनरल जिया उल हक ने हटाया 1977 में। From 1982 onwards, an elected democratic government was established once again in 1988 under Benazir Bhutto. अब क्या हुआ है यहाँ पे? जब ये जिया उल हक आए 1977 में, तो वापस से 1982 के अंदर इलेक्शन कराए गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई, और फिर 1988 के अंदर बेनजीर भुट्टो आई। ठीक है, अगर आज की आपको कंडीशन पता हो तो बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, एज इन बोला तो यही जाता है कि इलेक्शन करा रहे हैं, डेमोक्रेसी है और ऐसी चीजें हैं, लेकिन रूल मिलिट्री ही करती है। जो मिलिट्री का हेड होता है वो रूल करता है, वो चलाता है इनके देश को। तो बेनजीर भुट्टो आई 1988 के अंदर, फिर 1999 तक वहां पे इलेक्टिव गवर्नमेंट जो थी वो चली। 1999 फेज ऑफ इलेक्टिव गवर्नमेंट लास्टेड, यानी कि वही जो डेमोक्रेसी वाली चीज थी वो चली। उसके बाद में अगेन आर्मी स्टेप्ड इन, वापस से आर्मी आ गई, और जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। जो मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ,
वो आए और उन्होंने जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको हटा दिया। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। 2001 में जनरल मुशर्रफ जो थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट करवाया। पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय आर्मी एंड आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शंस टू गिव देयर रूल एज अ डेमोक्रेटिक इमेज। नाम देने के लिए, डेमोक्रेटिक इमेज देने के लिए ये यहाँ पे इलेक्शंस करवा देते हैं, लेकिन रूल जो है आर्मी और आर्मी के रूलर्स ही यहाँ पे करते हैं। Since 2008 democratically elected leaders have been ruling Pakistan। और 2008 से यहाँ पर रूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर चुने हुए इलेक्टेड लीडर्स जो है वो रूल कर रहे हैं, बट ओनली फॉर द डेमोक्रेटिक इमेज। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अभी यहाँ के जो इलेक्टेड लीडर हैं जो पाकिस्तान को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन है फेमस? एनीवन? प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी पाकिस्तान के? हैं जी, वापस बोलिए। इमरान खान। जी बिल्कुल, इमरान खान जो है वही है जो बेसिकली रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब आ जाते हैं फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में। ये फेल क्यों हुई? रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। The social dominance of military and clergy and land-owning aristocracy over politics in Pakistan and establishment of military government। यहाँ पर सामाजिक तरीके से डोमिनेट करते ही है मिलिट्री, क्लर्जी और जो बड़े जमींदार होते हैं वो यहाँ की राजनीति को डोमिनेट करते गए हैं और उन्होंने अपना मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर रखी है। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। जब पाकिस्तान के इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वहां पर प्रो मिलिट्री ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फर्दर एनकरेज मिलिट्री डोमिनेंस। उनको इंटरनेशनल लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए भी यहाँ पे मिलिट्री डोमिनेट कर लेती है। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट, और सबसे ज्यादा होल्ड जो है यहाँ पे टेररिस्ट का रहता है। आतंकवादी जो है वो अच्छे से यहाँ पे चीजों को होल्ड करते हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पे मिलिट्री का रूल है। तो ये कुछ कारण है जिससे डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह फेल हुई है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट ज्यादा है, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट जो है वो थोड़े कम है। ठीक है, एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट से पहले हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2 है। करतारपुरा कॉरिडोर, अ प्रपोज्ड बॉर्डर कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कनेक्टिंग द 6 श्राइन ऑफ डेरा बाबा नानक एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, अलाउइंग इंडियन पिलग्रिम्स टू गो टू करतारपुर इन पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा बॉर्डर कॉरिडोर है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका वहां पर पवित्र स्थल है डेरा बाबा नानक का गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुरा, जहाँ पे यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, बेसिकली उनको तीर्थ स्थल के तौर पे वहां जाने दिया जाता है, तीर्थ यात्री के तौर पे जाने दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस नदी जो है उसके पानी की भी एक ट्रीटी साइन हो रखी है। ये तो होगा एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। अब आते हैं एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट। सबसे पहला, हमेशा की तरह पॉपुलर, कॉन्फ्लिक्ट ओवर फेट ऑफ कश्मीर। कश्मीर की किस्मत को लेकर के जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 1947-48 के बीच में, उसको लेकर के आज तक इनके बीच में कोई सलह नहीं हुई है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर फेट ऑफ कश्मीर 1927-48, वॉर divided Kashmir into Pakistani occupied Kashmir and India province of Jammu and Kashmir। कश्मीर के हिस्से हो चुके हैं, एक तो वो जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरा है वो हिस्सा जो इंडियन प्रोविंस के अंदर आता है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर पाकिस्तान एडेड प्रो खालिस्तान मिलिटेंट, पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट खालिस्तान जो है उसको मदद पहुंचाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ISI इन इंडिया, पाकिस्तानी जो है वो ISI लोगों को भेजते हैं इंडिया के अंदर। प्रॉब्लम्स इन शेयरिंग इंडस रिवर वाटर, साइन तो कर दी वाटर ट्रीटी, लेकिन उसके बाद भी इंडस नदी का पानी को शेयर करने में बड़ी दिक्कतें हैं। The two countries are not in agreement over the demarcation line in
सर क्रीक एंड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत है कि ये दोनों कंट्री जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे नहीं आई है, उन्होंने साइन नहीं किए कि दोबारा से रन ऑफ कच्छ जो है उसका डिमार्केशन किया जाए, एज इन की उसकी बॉर्डर जो टेरिटरीज है वो वापस से ठीक से मार्क की जाए। तो ये है एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट विद पाकिस्तान। किसी को कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में? नो मैम। No, ma'am. बांग्लादेश was a part of Pakistan from 1947 to 71। बांग्लादेश हिस्सा रहा है पाकिस्तान का 1947 से 1971 तक। और इट कंसिस्टेड ऑफ बंगाल एंड असम। इसके अंदर बंगाल और असम का हिस्सा आता था। पीपल resented the domination of western Pakistan and imposition of Urdu language। अब ये पाकिस्तान के, अब मैंने जैसे कि आपको हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया है कि पाकिस्तान जो है जब बना था तो दो हिस्सों में बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो हिस्सा था वो अपना ईस्ट वाला था, ठीक है। और बेसिकली इसको फिर अलग किया। ये पाकिस्तान की जो डोमिनेशन थी, जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो डोमिनेट करता था इसको, उससे इसको अलग किया गया और उसके बाद में ये बांग्लादेश बना है, ठीक है। इसके अंदर ये लोग क्यों अलग हुए थे वो हमने पहले भी पॉइंट्स देखे हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी इनको डोमिनेट करते थे और उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर जबरदस्ती चलाई जा रही थी, जबकि एरिया बेसिकली बंगाल और असम का था, तो इनके लिए काफी दिक्कतें थी। ठीक है, क्लियर है? दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत? No, Okay, ma'am. so that's it for today. We are running out of time. तो आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this PPT in tomorrow's class. Till then, please conjure up your problems related to this topic. And now I'm going to send you a link for your next history class.